गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। हम पढ़ रहे थे हमारे क्लास 12 की एग्रीकल्चर बायो, जिसमें अपना लेसन ख़त्म किया था कल, 9वां लेसन, और आज हम हमारा 10वां लेसन स्टार्ट करने जा रहे हैं और 10वें लेसन को आज कंप्लीट भी कर लेंगे। ठीक है, तो कुछ एक हैं हमारे लेसन ऐसे, ठीक है, जिनकी चर्चा अपन करेंगे। और 10वां लेसन है हमारा केंचुए के बारे में। तो देखिए, चर्चा करते हैं अपन। केंचुआ, टिड्डा, कुछ एक ऐसी जीव हैं जिनके बारे में अपन को चर्चा करनी है। तो सबसे पहले आज अपन शुरू करते हैं केंचुए की संरचना एवं कृषि में महत्व। केंचुए की संरचना एवं कृषि में महत्व की अगर अपन चर्चा करें तो देखिए, केंचुए का वैज्ञानिक नाम है फेरेटिमा पोस्टुमा, ठीक है। अब केंचुए का वैज्ञानिक नाम फेरेटिमा पोस्टुमा। टिड्डा, इसके आगे अगला लेसन होगा टिड्डा, ठीक है। ये सब हमारे, आप कह सकते हैं कि ये प्रैक्टिकल में है सब चीज़ें, जो हमारी प्रायोगिक परीक्षा होगी उसमें ये सब चीज़ें वापस है, ठीक है। तो अगर अपन को वहाँ पर पढ़नी है वापस, तो क्यों ना 2 बार पढ़ने से अच्छा एक बार अच्छे से पढ़ लें। तो देखिए, शुरू करते हैं हमारा केंचुआ अच्छे से। वैज्ञानिक नाम देखिए फेरेटिमा पोस्टुमा है। इसकी बाह्य संरचना देखिए द्विपार्श्व सममित होती है। द्विपार्श्व सममित मतलब इसको बीच में से काटने पर डबल समान भागों में बांटा जा सकता है। इसका शरीर बेलनाकार, लंबा, अगले सिरे पर नुकीला होता है, पिछले सिरे से थोड़ा गोल होता है। आगे के सिरे पर नुकीला होता है, तीखा होता है और पीछे गोल होता है। यह बरसात के दिनों में ताम्र वर्ण युक्त गीली मिट्टी में रेंगता नजर आता है। ताम्र वर्ण युक्त यानी जो तांबे की कलर के जो मिट्टी होती है वहां पर यह रेंगता हुआ हमें दिख जाता है। पूर्ण वयस्क कृमि जो होता है, जब पूर्ण वयस्क हो जाता है तो इसकी लंबाई देखिए 150 मीटर, 150 मिलीमीटर लंबा तथा 3 से 5 मिलीमीटर चौड़ा तक होता है। आपको इधर चित्र में दिखाई दे रहा होगा सब कुछ। इसके शरीर की चर्चा करें, देखिए शरीर 100 से 120 खंडों में बटा हुआ होता है। 100 से लगभग कम से कम 100 और ज़्यादा से ज़्यादा 120 खंडों में बटा रहता है। इसमें सिर का अभाव होता है, सिर नहीं होता। मुख शरीर के पहले खंड में पाया जाता है, सबसे आगे वाले खंड में इसका मुंह पाया जाता है, जो देखने में अर्धचंद्राकार होता है और आगे से देखने पर हमें यह दिखता है कि आधे चांद का आकार का है। इसके सामने एक मांसल प्रवर्ध लटका है जिसको प्रोस्टोमियम कहते हैं, और पहला खंड जिसमें मुख गिरा रहता है उसे परितुंड कहता है, ठीक है। इसके मुख के आगे मतलब सामने की तरफ क्या होता है, एक प्रवर्ध लटका हुआ रहता है। ये देखिए ऊपर जो प्रवर्ध आपको लटका हुआ दिखाई दे रहा है, इसको देखिए प्रोस्टोमियम कहते हैं, जिसको, और पहले खंड जिसमें मुख होता है, मुख से गिरा होता है, इसे पहले खंड को परितुंड कहा जाता है, पेरिस्टोमियम कहा जाता है। शरीर के अंतिम खंड पर मल द्वार होता है और शरीर के लास्ट खंड में क्या होता है, मल द्वार या गुदा होता है, जिसके द्वारा उत्सर्जन अपशिष्ट पदार्थों को बाहर त्यागा जाता है। इसलिए इसे गुदाखंड कहते हैं, आखिरी खंड को गुदाखंड कहते हैं। वयस्क केंचुए में देखिए 14वें से 15वें एवं 16वें खंड में एक दूसरे में मिल जाते हैं और एक मोटी पट्टी बनाते हैं जिसको क्लाइटेलम कहते हैं। इसकी दीवारों में ग्रंथियां भी होती हैं जो विशेष प्रकार के रस पैदा करती है। इसी रस से अंडों की रक्षा के लिए कोकून बनते हैं। यानी जो इनका 14वां, 15वां और 16वां खंड होता है वो आपस में मिल जाते हैं और एक क्या बनाते हैं, मोटी पट्टी बनाते हैं जिसे क्लाइटेलम कहते हैं, ठीक है। इनमें ग्रंथियां पाई जाती है और इन ग्रंथियों से कुछ रस स्रावित होता है जो अंडे की रक्षा करता है, ठीक है, अंडों की रक्षा करता है तथा कोकून बनते हैं और इसी रस के कारण कोकून भी बनते हैं, ठीक है। आगे देखिए 5वें एवं 6वें से 7वें एवं 8वें से 9वें के बीच वाली जो अंतखंडीय खानों में अलग अलग छोटे छोटे छेद होते हैं जिनको शुक्रधानी रंध्र कहते हैं। यानी जो 5वां खंड होता है, 5वां से 6ठा, 6ठे से 7वां, 7वें से 8वां, 8वें से 9वां, तो इनके बीच में क्या होते हैं, छेद होते हैं इन खंडों के बीच में, ठीक है। इन खंडों के बीच में क्या होते हैं, छेद होते हैं छोटे छोटे, जिनको शुक्रधानी रंध्र कहते हैं, स्पर्मेटियल पोरस कहते हैं। 14वें खंड में एक छोटा सा मादा जनन छिद्र होता है। 14वें खंड में क्या होता है, मादा जनन छिद्र होता है। ये इंपॉर्टेंट है, इस पॉइंट को आप इंपॉर्टेंट लेके चलना। क्वेश्चन बन सकता है 1 नंबर का कि भाई केंचुए के अंदर मादा जनन छिद्र कौन से खंड में पाया जाता है, ठीक है। तो मादा जनन छिद्र किस में पाया जाता है,
14वें खंड में पाया जाता है और 18वें खंड के अदर पार्श्व में नर जनन छिद्र पाया जाता है। 18वें खंड के नीचे की तरफ पार्श्व में साइड में क्या होता है, जनन छिद्र पाया जाता है, कौन सा, नर का। यानी 14वें खंड में तो कौन सा पाया जाता है, मादा, और 18वें खंड में कौन सा पाया जाता है, नर जनन छिद्र पाया जाता है। ठीक है, 5वां बाह्य संरचना का गुण क्या है, शरीर के प्रथम, अंतिम और क्लाइटेलम खंडों को छोड़कर, जो प्रथम खंड जिसमें मुख होता है, अंतिम जिसमें गुद्दा होता है, जो क्लाइटेलम खंड है, ठीक है, उनको छोड़कर समस्त खंडों में एस आकार के सूक पाए जाते हैं। एस आकार के सूक या कांटे की तरह संरचना पाई जाती है, जो प्रत्येक खंड के मध्य स्थित उपकला गर्त में धसे रहते हैं। ये प्रत्येक खंड में स्थित उपकला गर्त में धसे हुए रहते हैं। सूक छोटे बाल के समान संरचना होती हैं, जो फैलकर सिकुड़ जाती है तथा गति में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है। ये सूक जो होते हैं इस आकार के, वो बाल के समान संरचना होती हैं, जो फैलकर क्या करते हैं, जो फैल या सिकुड़ सकते हैं, जो फैल भी सकते हैं और सिकुड़ भी सकते हैं, तथा गति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इनमें गति में क्या होता है, महत्वपूर्ण भूमिका भी ये निभाते हैं। इनका जनन देखिए, जनन अंकुर के अंतर्गत 2 जोड़ी बिंब रूप उभार होते हैं। जनन अंकुरक के अंदर क्या होते हैं, 2 जोड़ी बिंब रूप उभार होते हैं, जिनमें एक जोड़ी पेपिला 17वें में और दूसरी जोड़ी जो पेपिला होती है वो 19वें खंड के अधर सतह पर पाए जाते हैं। प्रत्येक पेपिला के शिखर पर प्याले के समान एक छिछला एवं चिपचिपा गर्त होता है, जो मैथुन के समय चूसक का कार्य करता है। जब मैथुन क्रिया होती है तो प्रत्येक पेपिला पर एक शिखर पर, यानी उसके शीर्ष पर एक प्याले के समान छिछला चिपचिपा गर्त होता है, खड्डा कह सकते हैं अपन, जो क्या करते हैं, मैथुन के समय चूसक का कार्य करते हैं, जो चूषण का कार्य करते हैं। मैथुन क्रिया जब नर एवं मादा, जब इनकी आपस में मैथुन क्रिया होती है, ठीक है, नर एवं मादा तो एक में ही होते हैं। श्वसन तंत्र देखिए इसका। अब इसकी जो आंतरिक संरचना में ये श्वसन क्रिया कैसा करता है। कैंचवे में श्वसन तंत्र नहीं पाया जाता, कैंचवे में श्वसन तंत्र नहीं पाया जाता। श्वसन नम त्वचा द्वारा होता है, ठीक है, श्वसन क्या होता है, नम त्वचा द्वारा होता है। इनमें श्वसन होता है वो त्वचा के द्वारा होता है। ऑक्सीजन त्वचा के देहगुहीय द्रव में घुलकर रक्त की कोशिकाओं द्वारा ग्रहण कर ली जाती है। जो ऑक्सीजन होती है, बाह्य वायुमंडलीय ऑक्सीजन, अगर ये पानी में है तो पानी की जो ऑक्सीजन होती है वो देहगुहीय द्रव में, यानी इनके शरीर में जो द्रव पाया जाता है उसमें घुलकर कोशिकाओं द्वारा ग्रहण कर ली जाती है, कोशिकाओं द्वारा ऑक्सीजन ले ली जाती है। इसी प्रकार अब कोशिकाओं के द्वारा ऑक्सीजन ले ली तो वापस कार्बन डाइऑक्साइड भी बनेगी, तो जो CO2 कार्बन डाइऑक्साइड होता है का भी रक्त प्लाज्मा में घुलने के साथ पश्चात बाहर त्याग दिया जाता है। और वो क्या करती है, CO2 जो अपशिष्ट पदार्थ बना है इनका, वो क्या होता है, वो प्लाज्मा के अंदर घुलकर फिर बाहर छोड़ दी जाती है। इसके रुधिर की प्लाज्मा में घुली हुई अवस्था में हीमोग्लोबिन पाया जाता है। इसकी रुधिर की अवस्था में क्या पाया जाता है, घुली हुई अवस्था के प्लाज्मा में हीमोग्लोबिन पाया जाता है, ये ध्यान रखना है। मनुष्य में देखिए रक्त के अंदर RBC जो कणिकाएं होती है, लाल रक्त कणिकाएं, उनमें हीमोग्लोबिन पाया जाता है। लेकिन इनमें कौन सी अवस्था में, इनमें प्लाज्मा में जो द्रव भाग है उसमें क्या पाया जाता है, इनमें हीमोग्लोबिन पाया जाता है, जिसके द्वारा ऑक्सीजन शरीर के विभिन्न ऊतकों तक पहुंचती है, जिससे ऑक्सीजन जो है इस हीमोग्लोबिन से जुड़कर शरीर के विभिन्न भागों तक पहुंचाई जाती है। परिसंचरण तंत्र की चर्चा करें अगर अपन, रक्त का परिसंचरण कैसे होता है इसमें, तो देखिए परिसंचरण तंत्र बंद प्रकार का होता है, अर्थात रक्त भित्तियुक्त नलिकाओं में बहता है, नलिकाओं के अंदर इनके रक्त का संचरण होता है। आगे देखिए इसके रक्त में लाल रक्त कणिकाओं का अभाव होता है। लाल रक्त कणिकाएं RBC नहीं पाई जाती। हीमोग्लोबिन जो इनमें पाया जाता है वो किस में पाया जाता है, वो सब प्लाज्मा में पाया जाता है, RBC इनमें पाई नहीं जाती है, ठीक है। हीमोग्लोबिन प्लाज्मा में घुला रहने के कारण रक्त का रंग लाल होता है। जो हीमोग्लोबिन होता है जिसके कारण रक्त का रंग इनका लाल होता है, वो किस में घुला रहता है, वो प्लाज्मा में घुला रहता है, ठीक है। हृदय 4 जोड़ी नलिकाकार आकार में पेशीय, स्पंदनशील व कपाट युक्त होता है। इनका जो हृदय होता है वो 4 जोड़ी नलिकाकार आकार का होता है, ठीक है, नलिके आकार का होता है, जो पेशीय मांसपेशियों से बना होता है, स्पंदनशील यानी धड़कता भी है इनका शरीर के, और कपाट युक्त होता है। कपाट भी पाए जाते हैं, जैसे मनुष्य में द्विवल्नी कपाट, त्रिवल्नी कपाट पाए जाते हैं, वैसे इनमें भी कपाट पाए जाते हैं। और ये हृदय कहाँ होता है, 17वें, 9वें, 12वें और 13वें खंड में पाए जाते हैं। ये हृदय 4 जोड़ी हृदय होते हैं, यानी 4 जोड़ी नलिकाकार आकार में हृदय होता है, ठीक है, 4 जोड़ियों में बटा हुआ होता है। तो एक जोड़ी पाई जाती है 7वें में, दूसरी 9वें में, तीसरी 12वें में और चौथी 13वें में। इंपॉर्टेंट करना इसको कि अगर पूछ ले 1 नंबर का सवाल कि कैचवे में हृदय कौन से खंडों में पाया जाता है, 7वें, 9वें, 12वें, 13वें खंड में पाया जाता है। और कितने जोड़ी होता है, तो 4 जोड़ी।
अब देखिए इनका उत्सर्जन तंत्र क्या होता है। उत्सर्जन तंत्र की चर्चा करें अगर, उत्सर्जन तंत्र में क्या होता है, तो इनका उत्सर्जन तंत्र को नेफ्रिडियल तंत्र भी कहते हैं। नेफ्रिडियल तंत्र कहते हैं। शरीर के प्रथम 3 खंडों को छोड़कर शेष सभी खंडों में प्रत्येक खंड के भाग में नेफ्रिडिया के सभी भाग स्थित होते हैं। शरीर के जो आगे वाले 3 खंड होते हैं 100 से 120 में से, उन 3 खंडों को छोड़ दे, आगे वाले पहला, दूसरा और तीसरा, ये 3 खंडों को छोड़ दे तो बाकी जो शेष भाग होता है उसके प्रत्येक खंड में क्या होता है, यानी चौथे से लेकर मान लो 120 खंड है तो 120वें खंड तक क्या होते हैं, इनमें नेफ्रिडिया होते हैं, यानी उत्सर्जन अंग इनका नेफ्रिडिया होता है, वो नेफ्रिडिया उपस्थित होता है। नेफ्रिडिया उत्सर्जन करने वाली सूक्ष्म नलिकाओं का समूह होता है जिसमें सीधी पाली एवं कुंडलित पाली प्रकार की नलिकाएं पाई जाती हैं। इनकी नेफ्रिडिया उत्सर्जन करने वाले जो सूक्ष्म नलिकाएं होती है उनका समूह होता है, यानी उत्सर्जन पदार्थों को समस्त शरीर से लाने का कार्य जो सूक्ष्म नलिकाएं करती है, वो सूक्ष्म नलिकाएं इन नेफ्रिडिया में आकर क्या होती है, एक गुच्छे के रूप में बदल जाती है, एक समूह के रूप में बदल जाती है। ठीक है, तो ये तो थे इनकी आंतरिक संरचना की चर्चा। कार्य के आधार पर देखिए जो नेफ्रिडिया होता है वो 2 भागों में बटा होता है। कार्य के आधार पर, अब नेफ्रिडिया का कार्य मेन तो उत्सर्जन है लेकिन 2 भागों में बटा, फिर भी कौन सा है देखिए, बहिर्मुखी नेफ्रिडिया जो सीधे शरीर के बाहरी भागों में खुलकर उत्सर्जन करते हैं। ठीक है, एक तो बहिर्मुखी नेफ्रिडिया होता है, बहिर्मुखी नेफ्रिडिया होता है जो क्या करता है, सीधे शरीर से बाहर की तरफ खुलता है और अपशिष्ट पदार्थों को शरीर से बाहर त्याग देता है। आंतर्मुखी या अंतर्मुखी जिसे कह सकते हैं नेफ्रिडिया जो सीधे आहार नाल में खुलते हैं और आहार नाल में उत्सर्जित होने वाले पदार्थों में उपस्थित जल की मात्रा का अवशोषण होने से क्या है, तो अपने शरीर में नमी बनाए रखता है। जो आंतर्मुखी नेफ्रिडिया है वो इनके आहार नाल में, जो इनका पाचन तंत्र होता है उसमें खुलता है, और आहार नाल में देखिए जो अपशिष्ट पदार्थ खाने के बाद जो अपशिष्ट पदार्थ बनता है तो उसमें तो थोड़ी बहुत जल की मात्रा होती है, ये नेफ्रिडिया क्या करता है, उसमें से जल को अवशोषित कर लेता है। ठीक है, जिससे क्या होता है, उसी अवशोषित जल के द्वारा उनके शरीर में क्या रहती है, नमी बनी रहती है, पानी की मात्रा, नमी की मात्रा बनी रहती है। तंत्रिका तंत्र देखिए, तंत्रिका तंत्र की, इसके तंत्रिका तंत्र की चर्चा करें तो केंचुए में सुविकसित खंडित तंत्रिका तंत्र पाया जाता है। एकदम पूरा तंत्रिका विकसित होता है तंत्रिका तंत्र, और वो खंडों में बटा होता है। इसके 3 भाग हैं देखिए, इसके तंत्रिका तंत्र के 3 भाग है, एक तो केंद्रीय सेंट्रल तंत्रिका तंत्र, दूसरा परिधीय साइड वाला, और एक अनुकंपी तंत्रिका तंत्र। और तीनों तंत्रिका तंत्र में क्या होता है वो देखते हैं अपन। पहला केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में क्या होता है, इसमें देखिए एक अग्र तंत्रिका वलय, एक अधर तंत्रिका वलय रज्जु होती है। इसके जो क्या होती है, एक तो आगे की तंत्रिका वलय होती है और एक अधर तंत्रिका वलय होती है। परिधीय तंत्रिका तंत्र में क्या होता है, तंत्रिका वलय व अधर तंत्रिका तंत्र से जो निकलने वाली तंत्रिकाएं होती हैं परिधीय तंत्रिका तंत्र का निर्माण करती हैं, यानी आगे वाले भाग में जो अधर तंत्रिका तंत्र होता है इससे कुछ नलिक तंत्रिकाएं निकलती हैं, अपन कह सकते हैं जो संकेत ले जाने का कार्य करती है वो तंत्रिकाएं निकलती हैं, और ये तंत्रिकाएं मिलकर क्या करती हैं, हमारे परिधीय तंत्रिका तंत्र का निर्माण करती है। किसमें, केंचुए के अंदर। इस तंत्र से प्रमस्तिष्क गुच्छिका के पार्श्व से 8 से 10 जोड़ी तंत्रिकाएं निकलकर देह भित्ति, प्रोस्टोमियम, मुख गुहा व ग्रसनिक हो जाती हैं। इसमें जो प्रमस्तिष्क होता है, प्रमस्तिष्क गुच्छिका, उसके साइड में से कुछ 8 से 10 जोड़ी तंत्रिकाएं निकलती हैं, यानी 16 से 20 की तंत्रिकाएं निकलती है जो अलग अलग भागों में इनकी देह भित्ति में जाती है, प्रोस्टोमियम में जाती है, मुख गुहा में, ग्रसनी में जाती है। आगे देखिए, इन तंत्रिकाओं में देखिए संवेदी व प्रेरक दोनों प्रकार के तंतु पाए जाते हैं। इनमें संवेदी व प्रेरक दोनों प्रकार के तंतु पाए जाते हैं। ठीक है, संवेदी यानी जो इनके मस्तिष्क से, मान लो प्रमस्तिष्क है, इनके मस्तिष्क से जो अन्य अंगों तक संवेदनाओं को ले जाने की, सूचनाओं को लेने का कार्य करती है। और प्रेरक कौन सी है, जो अंग से मस्तिष्क तक संवेदनाओं को ले जाने का कार्य करती है। अनुकंपी तंत्र, तंत्रिका तंत्र किसे कहते हैं, यह तंत्रिका तंत्र जालिका के रूप में होता है। देखिए, जो मांसपेशियों के अंदर व आहार नाल तक फैला रहता है, जो मांसपेशियों के अंदर फैला ही रहता है, हमेशा मांसपेशियों के अंदर, आहार नाल के अंदर फैला रहता है। जनन तंत्र, ठीक है, अब इनकी जनन तंत्र की चर्चा करें तो केंचुआ देखिए द्विलिंगी हो अथवा उभयलिंगी जंतु है, फिर भी इसमें लैंगिक जनन पाया जाता है। ये द्विलिंगी या उभयलिंगी जंतु है, मतलब इसमें के नर और मादा दोनों एक ही जंतु में होते हैं, और वो हमने पढ़ा भी है नर एवं मादा कहाँ कहाँ होते हैं। ठीक है, यानी 14वें खंड में कौन सा होता है, मादा होती है, 18वें खंड में नर होता है, नर का जो छिद्र होता है। ये दोनों एक ही क्षेत्र में, एक ही जीव में होते हैं, एक ही जंतु में होते हैं, फिर भी इनमें लैंगिक जनन पाया जाता है। ठीक है, क्योंकि केंचुए में जो पुंपूर्वता अवस्था पाई जाती है, इनमें
क्यों लैंगिक जनन क्यों होता है? नर एवं मादा का संगम होता है, यानी जिसमें नर युग्मक और मादा युग्मक का क्या होता है, जुड़ता है, निषेचन क्रिया होती है, तो उसमें लैंगिक जनन होता है। लेकिन इसमें लैंगिक जनन पाया जाता है क्योंकि केंचुए में पुंपूर्वता या प्रोटेंड्रस अवस्था पाई जाती है। अब वो प्रोटेंड्रस अवस्था होती क्या है वो देखते हैं। अर्थात इस अवस्था में क्या होता है, नर जननांग का विकास मादा जननांग से पहले हो जाता है। इसमें जो नर जननांग होता है, ठीक है, 18वें खंड का, वो उसका विकास पहले हो जाता है, मादा से पहले, ठीक है। अब नर जननांग के अंतर्गत क्या क्या होता है? नर जननांग में इसमें वृषण होता है, वृषण के चारों तरफ एक आवरण वृषण कोष होता है, शुक्राशय होता है जो इनके नर युग्मकों को संग्रहित करता है, प्रोस्टेट ग्रंथि होती है और एक सहायक ग्रंथियां भी होती हैं कुछ, ठीक है। मादा जननांग के अंदर कौन से अंग पाए जाते हैं? अंडाशय, अंडकीप, अंडवाहिनियां, मादा जनन छिद्र व शुक्र ग्राहिकी होती हैं। अंडाशय पाया जाता है, अंडक से जहाँ पर स्थित होता है उसे अंडकीप कहते हैं, वो पाया जाता है। अंडवाहिनियां, प्रत्येक अंडाशय से क्या निकलती हैं? नलिकाएं निकलती, जिन्हें अंडवाहिनियां कहते हैं। मादा जनन छिद्र पाया जाता है 14वें खंड में, और शुक्र गायिका जो नर जनन अंग से जो शुक्राणु आते हैं उनको ग्रहण करने वाली एक नलिका होती है शुक्र गायिका, वही भी पाई जाती है। आगे देखिए, केंचुए में देखिए मैथुन क्रिया भूमि के अंदर या वर्षा ऋतु की नम एवं शांत रात्रि में 1 घंटे के लगभग होती है। इनकी जो मैथुन क्रिया होती है, नर और मादा का जो संगम होता है वो जमीन के अंदर होता है, भूमि के अंदर होता है, या फिर वर्षा की जब ऋतु आती है, बारिश ऋतु होती है और शांत माहौल होता है, शांत रात होती है, तब लगभग 1 घंटे तक इनकी मैथुन क्रिया चलती है, जिसमें 2 केंचुए अधर सतह से इस प्रकार मिलते हैं, उनके सिरे एक दूसरे के विपरीत दिशा में हो जाते हैं। इनके सिरे क्या होते हैं? एक दूसरे के विपरीत अवस्था में, यानी ये केंचुआ है, ठीक है, जिसका मुंह इधर है और जो गुद्दा इसका इधर है, ठीक है, पीछे वाला भाग गुद्दा इधर है, ठीक है। दूसरा जो केंचुआ मिलेगा वो इस तरीके से मिलेगा कि उसका गुद्दा इस तरफ होगा और मुंह इस तरफ होगा, ठीक है, जिससे मान लो यहाँ पर 14वें खंड में इस केंचुए का मादा और इसका 18वें में नर है, नर जनन छिद्र है, तो इधर से इसका मुंह होगा तो इस साइड उसका मादा का मुंह होगा और इस साइड क्या होगा? इसका नर का मुंह होगा, ठीक है। देखिए इसको अच्छे से अपन समझते हैं। 2 केंचुए मिलते हैं इस प्रकार से, ठीक है। इसका मान लो एक तरफ इस साइड इसका मुंह वाला क्षेत्र है और इस साइड है इसका गुद्दा वाला क्षेत्र है। दूसरा केंचुआ मिलेगा जो जस्ट इसके ऑपोजिट साइड में मिलेगा, इस तरफ इस दूसरे पर पहले का मुंह है तो इस तरफ उसका गुद्दा होगा और इस तरफ इसका मुंह होगा, ठीक है। अब इधर मुंह है, ठीक है, तो इधर 14वें खंड में क्या होगा? उनके मादा जनन छिद्र ऊपर वाले का और इधर 18वें खंड में नर जनन छिद्र, ठीक है। इधर मुंह है तो इसका इधर मादा 14वें खंड में मादा जनन छिद्र होगा और इधर नर जनन छिद्र होगा। जैसे 2 अवयव आपस में क्रिया करेंगे तो नर का शुक्राणु इस मादा के अंदर, इसका शुक्राणु इसके मादा छिद्र से अंदर चला जाएगा और निषेचन की क्रिया मैथुन की क्रिया होगी और ये लगभग 1 घंटे तक चलती है। इस प्रकार से दोनों केंचुए में जनन छिद्र एक दूसरे के शुक्र गायिका छिद्रों के सामने आ जाते हैं। तत्पश्चात नर जनन छिद्र उभर कर अंकुर के समान होने के पश्चात शुक्र द्रव तथा प्रोस्टेट द्रव का आदान प्रदान करते हैं। दोनों के जो नर एवं मादा जनन छिद्र है वो एक दूसरे के सामने आ जाते हैं, ठीक है। और उसके बाद क्या होता है? जो नर जनन छिद्र होता है वो उभर कर एक अंकुर बनाता है, यानी गुंडी नुमा संरचना बनाता है और अपना जो प्रोस्टेट द्रव होता है, ठीक है, और शुक्र द्रव जिसमें शुक्राणु मादा नर युग्मक पाया जाता है वो उस मादा छिद्र में डाल देता है। और आदान प्रदान होने के बाद देखिए इसे शुक्र ग्राहिकों में संग्रहित कर लिया जाता है। जो प्रत्येक की शुक्र ग्राहिकाएँ होती हैं उनमें ये इनको शुक्राणुओं को, इनके नर युग्मकों को संश्लेषित या रक्षित कर लिया जाता है, इकट्ठा कर लिया। कोकून का निर्माण देखिए क्लाइटेलम द्वारा होता है। इनका जो कोकून का निर्माण होता है, यानी इनकी जो लट अवस्था होती है, लट के चारों तरफ रस स्रावित होता है और उसको सूखने पर कोकून बनता है। इस कोकून का निर्माण क्लाइटेलम के द्वारा होता है, ये ध्यान रखना। किसके द्वारा? क्लाइटेलम। इंपॉर्टेंट लगाना, 1 नंबर का क्वेश्चन, ठीक है। कि केंचुए के अंदर कोकून का निर्माण कैसे होता है? तो क्लाइटेलम के द्वारा होता है। कोकून में ही निषेचन क्रिया संपन्न होने के कारण केंचुए का निषेचन बाह्य प्रकार का होता है। इनका निषेचन बाह्य प्रकार का होता है।
कोकून से एक ही केंचुए का निर्माण होता है। एक कोकून से देखिए एक ही केंचुए का निर्माण होता है और केंचुआ कोकून का निर्माण तब तक करता रहता है जब तक शुक्रग्राहिकों से शुक्राणु समाप्त नहीं हो जाए। जैसे ही शुक्राणु ग्रहण कर लिया, ये क्लाइटेलम द्वारा अपने चारों तरफ क्या करता है, कोकून निर्माण करता रहता है। एक कोकून से एक ही केंचुए का निर्माण होता है, ठीक है। और कोकून का निर्माण ये तब तक करता रहता है जब तक कि इसके शुक्रग्राहिका में जो शुक्राणु ग्रहण किए हैं वो पड़े रहते हैं। जब तक समाप्त हो जाएंगे, समाप्त होते इनमें कोकून बनाने की अवस्था क्रिया बंद हो जाएगी। अब है पाचन तंत्र, ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है इस लेसन का सबसे इंपॉर्टेंट चीज। क्वेश्चन भी ऐसे आएगा, क्या आएगा, क्वेश्चन आएगा कि भाई केंचुए का चित्र बनाकर इसकी पाचन क्रिया समझाइए, ठीक है। केंचुए की पाचन क्रिया से आप क्या समझते हैं, इस प्रकार से क्वेश्चन आएगा, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है। फिर अपन को ये पूरा लिखना होगा, इसका चित्र जो ड्राइंग है वो भी बनानी पड़ेगी। तो देखिए अपन शुरू करते हैं। केंचुए का पाचन तंत्र शरीर की पूरी लंबाई में फैला होता है। जितना लंबा केंचुआ होगा इतना लंबा है, मान लो 120 खंड का, तो इसका पाचन तंत्र मुंह से लगाकर पूरा आखिरी गुदा तक अंदर की तरफ फैला होगा, पूरी लंबाई में होगा, जो मुख से शुरू होकर गुदा तक आकर खत्म होता है। और इसके निम्न भाग है। सबसे पहला भाग देखिए मुख होता है, वो पहले खंड में पाया जाता है, ये हमने देखा। आगे से अपन देखते हैं इसको, तो ये अर्धचंद्राकार छेद का दिखाई देता है, अर्ध चंद्राकार, आधे चांद का, जिसे अपन परितुंड कहते हैं, जो भोजन का प्रवेश द्वार होता है। यहीं से भोजन ग्रहण किया जाता है केंचुए द्वारा। मुख गुहा देखिए, ये मुख से शुरू होकर तीसरे खंड तक होती है। ये क्या होता है, मुख से शुरू होकर तीसरे खंड तक फैला रहता है, ठीक है, जिसमें अनुदैर्ध्य वलय पाए जाते हैं। इसमें अनुदैर्ध्य वलय पाया जाता है। मुख गुहा भोजन को ग्रहण करते समय ये अंदर बाहर होती है, भोजन को ग्रसनी में पहुंचाती है। इनकी जो मुख गुहा होती है वो भोजन को जब ग्रहण करते हैं तो अंदर बाहर होती है, जिससे भोजन क्या होता है, आगे की तरफ गति करता है और आगे मुख गुहा से ग्रसनी जुड़ी होती है, उसमें पहुंच जाता है। ग्रसनी की चर्चा करें इसकी अगर देखें तो ये चौथे खंड में स्थित होती है। इनकी जो ग्रसनी होती है वो चौथे खंड में स्थित होती हैं, यानी पहले 3 खंडों में तो मुख होता है, ग्रसनी चौथे खंड में। इसमें संयोजी ऊतकों एवं पेशीय तंतुओं का पुंजनुमा बना हुआ जाल होता है। अब ग्रसनी में क्या होता है, जो संयोजी ऊतक होते हैं और पेशी तंतु होते हैं, उनका एक पुंज यानी एक गुच्छे नुमा जाल बना हुआ होता है, जिसमें देखिए लार ग्रंथियां पाई जाती है। इसमें लार ग्रंथियां पाई जाती है। इन लार ग्रंथियों की लार में देखिए श्लेष्मा और प्रोटीन अपघटन करने वाले एंजाइम होते हैं। इंपॉर्टेंट है, ग्रसनी के अंदर लार ग्रंथियां पाई जाती है। या पूछ सकते हैं केंचुए की लार में कौन से एंजाइम पाए जाते हैं, तो देखिए केंचुए की जो लार होती है उसमें श्लेष्मा यानी चिपचिपा करने वाला, यानी चिकना और चिपचिपा बनाने वाला पदार्थ और प्रोटीन को पचाने वाला पदार्थ पाया जाता है, या उनको तोड़ने वाला, प्रोटीन को तोड़ने वाला पदार्थ पाया। अब ग्रसनी आगे ग्रसिका से जुड़ी होती है। देखिए चौथे खंड में ग्रसनी होती है और 5वें से देखिए 8वें खंड तक क्या ग्रसिका फैली रहती है। इसमें किसी भी प्रकार के भोजन का पाचन नहीं होता। इस ग्रसिका में किसी भी प्रकार का भोजन का पाचन नहीं होता। यह भोजन को ग्रसनी से देके पेशनी तक पहुंचाता है। यह बस एक माध्यम है जो ग्रसनी के अंदर से भोजन को किस में पहुंचाता है, पेशनी में पहुंचाता है। पेशनी देखिए 8वें से 9वें खंड के मध्य एक अंडाकार आकार होता है। 8 से 9वें खंड के बीच एक अंडाकार आकार होता है। ये पेशीय तंतुओं की गांठदार रचना है, यानी पेशीय तंतु आपस में मिलकर एक गांठ जैसी संरचना बना लेते हैं, ठीक है, तो वो पेशनी होती है और ये 8वें से 9वें खंड के बीच में होती है, जो भोजन को पीसने का कार्य करती है। ये क्या अंडाकार संरचना भोजन को पूरी तरीके से पीसती है, ठीक है। यहाँ तो देखिए तोड़ा, ग्रसनी के अंदर थोड़ा तोड़ने का और इसमें बिल्कुल बारीक पीसने का कार्य करती है। आगे देखिए पेशनी आगे जुड़ी होती है आमाशय से। आमाशय की चर्चा करें अब। देखिए पेशनी के पश्चात का भाग जो छोटी संकरी नलीनुमा 9वें से 14वें खंड के बीच होता है वो आमाशय कहलाता है। आमाशय कौन से, 9वें से 14वें खंड के बीच में होता है, ठीक है। आमाशय की जो भीतरी सतह में अनेक वलन पाए जाते हैं। इनकी जो आमाशय होता है उसकी भीतरी सतह में कई सारे ये वलन पाए जाते हैं अंदर की तरफ, इस तरीके से ये आमाशय के अंदर। इसकी भित्ति में देखिए अनेक वलनों के बाद इसकी भित्ति में क्या होता है, कैल्सीफेरस ग्रंथियां पाई जाती है जो मिट्टी के ह्यूमरिक अम्ल को उदासीन कर लेती है। मिट्टी के जो ह्यूमरिक अम्ल होता है, मिट्टी के अंदर ये अम्ल पाया जाता है, ठीक है, उसको ये क्या कर देती है, उदासीन कर देती है, यानी इसके अम्लीय गुण को नष्ट कर देती है, ठीक है, इन कैल्सीफेरस ग्रंथियां। सवाल पूछा जा सकता है कि मिट्टी की अम्लता को नष्ट करने के लिए, मिट्टी की अम्लता को नष्ट करने के लिए केंचुए में कौन सी ग्रंथियां पाई जाती हैं, या कहाँ पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है भी पूछ सकता है, तो आमाशय में पाई जाती है। कौन सी ग्रंथियां पाई जाती हैं वो भी पूछ सकता है, तो कैल्सीफेरस ग्रंथियां पाई। देखिए ये चित्र दे रखा है इसके पाचन तंत्र का, तो मुख होता है आगे की तरफ, उसके बाद ये मुख गुहा होती है, फिर ये ग्रसनी होती है, ठीक है।
वो चौथे खंड के आसपास होती है। फिर ग्रसिका होती है, वो 8वें से 9वें खंड के बीच। यहाँ देखिए ये पेसणी अंडाकार एक संरचना होती है जो क्या करती है, पीसने का कार्य करती है, और ये आगे आमाशय से जुड़ा होता है। फिर देखिए आंत होती है, फिर आगे का भाग है आंत्र। ये आगे जो चित्र में दे रखा है ये सारा आंत्र होता है, इसके बारे में चर्चा करें। अगला जो भाग है वो है आंत्र। आंत्र में देखिए ये क्या होता है, ये आमाशय से अधिक चौड़ी नलिका होती है, ये आमाशय से भी चौड़ी नलिका होती है, और 15वें खंड से शुरू होकर अंतिम खंड तक फैली रहती है, आखिरी खंड तक फैली रहती है। 15वें से बाद आखिरी जितना भी होगा, 100 खंड है तो 100वें तक, ठीक है, 150 खंड है तो 150 तक, 120 है तो 120 तक फैली रहती है। और इसके 3 भाग होते हैं। पहला देखिए पूर्व टिफ्लोसोलर क्षेत्र, प्री टिफ्लोसोलर क्षेत्र। ये 15वें से 26वें खंड के बीच होता है, और इसकी आंतरिक भित्ति में कई रसांकुर पाए जाते हैं जो अवशोषण का कार्य करते हैं। यानी रसांकुर क्या करते हैं, अवशोषण का कार्य करते हैं। यानी इस मिट्टी जो भी ये पोषण ले रहा है, मिट्टी खा रहा है, तो उसके अवशोषण का कार्य करता है। जो भोजन का अवशोषण करते हैं। 26वें खंड पे देखिए एक जोड़ी पार्श्वीय शंकु उभार पाए जाते हैं जिसे आंतरशिका कहते हैं। 26वें खंड में क्या होता है, एक जोड़ी पार्श्व साइड में निकले हुए शंकु पाए जाते हैं, देखिए, जिसे अपन आंतरशिका कहते हैं। ये देखिए आंतरशिका, ये साइड में निकले हुए इनके कुछ पार्श्व एक जोड़ी उभार पाए जाते हैं जिसे अपन आंतरशिका कहते हैं, ठीक है। आंतरशिका कहते हैं जिसका जो अग्र सिरा, आगे का सिरा होता है वो बंद होता है, आगे की तरफ खुला नहीं होता, ये बिल्कुल बंद होता है, ठीक है। एवं 22वें से 23वें खंड तक ये फैला रहता है, 22वां या 23वें खंड में ये फैला रहता है, ठीक है। और ये आगे का सिरा होता है, ये आगे का सिरा जो होता है ये देखिए यहाँ से 26वें खंड से शुरू होता है और ये कहाँ तक फैला रहता है, 22वें से 23वें खंड तक फैला रहता है। फिर देखिए टिफ्लोसेलस क्षेत्र, ये क्षेत्र देखिए 27वें खंड से अंतिम 23 से 25 खंड को छोड़कर शेष खंडों में होता है। यानी आखिर के जो 25 से 23 से 25 खंड छोड़ दें तो ये 27वें से लेकर लगभग 75वें खंड तक फैला रहता है, ऐसा मान सकते हैं अगर 100 खंड होता, ठीक है, जिसे आंत्रवलन या टिफ्लोसोल कहते हैं। इस क्षेत्र को आंत्रवलन या टिफ्लोसोल कहते हैं। इसमें जो रसांकुर होते हैं आकार में बड़े होते हैं, यानी भोजन का अवशोषण करने वाले होते हैं, ठीक है, वो आकार में बड़े होते हैं रसांकुर, जिससे कि इनके अवशोषण का जो सतह होती है, जो क्षेत्र होता है वो बढ़ जाता है और अवशोषण ज़्यादा होता है, ठीक है। फिर देखिए पश्च टिफ्लोसोलर क्षेत्र क्या होता है, यह 23वें खंड से 25वें खंड तक फैला रहता है, जिसे मलाशय भी कहते हैं। ये क्या होता है, 23वें खंड से लेकर 25वें खंड तक फैला रहता है। इसकी भित्तियां जो होती है पतली होती है और इस भाग में टिफ्लोसोल नहीं पाया जाता। इसकी जो भित्तियां होती है वो पतली होती है बिल्कुल, और इस भाग में टिफ्लोसोल नहीं पाया जाता है, ठीक है। ये क्षेत्र गुदा द्वारा बाहर खुलता है। ये लास्ट का क्षेत्र है जो गुदा में जुड़ा होता है और गुदा से बाहर खुलता है। और आखिरी क्षेत्र गुदा है जो मल द्वार है, जो अपशिष्ट पदार्थ को बाहर त्यागने का। गुदा अथवा मल द्वार ये शरीर के आखिरी खंड के पश्च छोर पर खुलता है। ये आखिरी क्षेत्र के पीछे वाले क्षेत्र में खुलता है, जिससे अपचित जो भोजन होता है, अपशिष्ट पदार्थ होता है, वह मिट्टी के जो कण होते हैं छोटी छोटी गोलिकाओं के रूप में, गोल अंडों के रूप में कह सकते हैं अपन इनकी, ठीक है, तो गोलिकाओं के रूप में क्या होता है बाहर त्यागते हैं, जिसे कृमि कास्टिंग कहते हैं। इसे अपन कृमि कास्टिंग या वर्मी कास्टिंग कहते हैं, और इसी के द्वारा अपन वर्मी कास्टिंग करते हैं और जिससे उपयोगी खाद बनती है। और इस केंचुए को अपन जानते हैं किसान का मित्र कहा जाता है, क्योंकि ये मिट्टी को उपजाऊ बनाने का कार्य करता है। अब पाचन क्रिया कैसे होती है, तो ये मिट्टी खाता है। पहली बात तो मिट्टी के कणों के साथ कार्बनिक पदार्थों को मुख गुहा से खींचने के पश्चात भोजन ग्रसनी में पहुंचता है। ये मुंह के द्वारा देखिए क्या करता है, मिट्टी के साथ जो उनके कार्बनिक पदार्थ पाए जाते हैं मिट्टी में, उनको अपने अंदर ले लेता है और फिर ग्रसनी तक पहुंचाता है। ग्रसनी की लार में देखिए म्यूसिन भोजन को नम बनाती है। लार के अंदर, श्लेष्मा के अंदर जो म्यूसिन पाया जाता है वो क्या करता है, भोजन को नम बनाता है, और प्रोटीएज नामक एंजाइम प्रोटीन का पाचन या प्रोटीन को तोड़ने का कार्य करता है। म्यूसिन तो भोजन को नम बनाता है और प्रोटीएज एंजाइम प्रोटीन को तोड़ता है। जब भोजन ग्रसिका से होता हुआ पैसणी में पहुंचता है, जब भोजन ग्रसिका से होता हुआ कहाँ पहुंचता है, पैसणी में पहुंचता है, तब क्या होता है, पैसणी द्वारा भोजन को महीन करने के लिए इसको पीसा जाता है। जो पैसणी द्वारा भोजन होता है उसको तोड़ने के लिए पैसणी द्वारा इसको बिल्कुल पीस दिया जाता है। अब पीसने के बाद क्या होता है, पीसने के बाद भोजन आमाशय में पहुंचने पर आमाशय की भित्ति की कैल्सिफेरस ग्रंथि या ह्यूमरिक अम्ल को उदासीन कर देती है। आमाशय में पहुंचता है पैसणी से ये, और
मिट्टी के जो ह्यूमरस अम्ल होता है मिट्टी के अंदर, उसको उदासीन करने का कार्य करती हैं। वो आमाशय के अंदर कैल्सिफेरस ग्रंथियां पाई जाती हैं। अंत में भोजन के आंत्र में पहुंचने पर आंत्र भित्ति से पाचक रस, ट्रिप्सिन, पेप्सिन, लाइपेज का श्रावण होने से वसा, प्रोटीन व स्टार्च का पाचन होता है। ठीक है, आखिरी में जो क्षेत्र आंत्र में आखिरी के बाद आमाशय के बाद जो आंत्र में जाता है, तो वहाँ पर आंत्र भित्ति के अंदर कई सारे रस या पाचक रस होते हैं, वो निकलते हैं, जैसे ट्रिप्सिन, पेप्सिन और लाइपेज। ये वसा का पाचन करते हैं मिट्टी के अंदर। ठीक है, प्रोटीन है उसका पाचन करते हैं, स्टार्च का पाचन करते हैं। आंत्र में पाए जाने वाले रसांकुर व टिफ्लोसोल से भोजन का अवशोषण की क्षमता बढ़ जाती है। आंत्र के अंदर जो बड़े बड़े रसांकुर पाए जाते हैं वो भोजन, जिससे क्या होता है, टिफ्लोसोल, आंत्र व रसांकुर व टिफ्लोसोल होते हैं, वो क्या करते हैं, भोजन के अवशोषण की क्षमता बढ़ा देते हैं। ठीक है, इस प्रकार आंत्र में पाचन व अवशोषण दोनों प्रकार की क्रियाएं होती है। सवाल पूछा जा सकता है कैंचवे के कौन से भाग में पाचन और अवशोषण दोनों की क्रिया होती है, तो वो आंत्र होता है। उपयुक्त सभी क्रियाओं के पश्चात जो अपचित भोजन होता है, अपशिष्ट पदार्थ होता है, वो कणों के साथ साथ छोटी गोलियों, क्रमिकास्टिंग के रूप में गुदा द्वारा बाहर त्याग दिया जाता है। जो भी अवशोषण आवश्यक चीजें होती हैं, पोषक पदार्थ होते हैं, वो तो आंत्र के द्वारा अवशोषित कर लिए जाते हैं। पीछे जो भी कचरा बचता है, अपशिष्ट पदार्थ, अपचा हुआ भोजन होता है, उसको गोलिकाओं के रूप में, छोटी छोटी गोलियों के रूप में बाहर निकाल दिया जाता है, जो कुंडलित ढेर के रूप में देखने को मिलती हैं, जो कई सारे ढेर के रूप में देखने को मिलती हैं। अब कृषि में महत्व क्या है, खेती में इसका क्या महत्व अपन ने पढ़ा है, ये तो हमारे प्रैक्टिकल में, खेती में भी इसका महत्व है। प्रलोभन एवं भोजन के रूप में। ठीक है, प्रलोभन यानी लालच के रूप में, किसी मछलियों को पकड़ने के लिए केंचुए को लालच के रूप में कांटे में लगा दिया जाता है, जिससे मछलियां इनको खाने के लिए आती है और पकड़ी जाती हैं। भोजन के रूप में कुछ इसको भोजन के रूप में भी खाते हैं। विश्व भर में प्रलोभक के रूप में केंचुए से मछली पकड़ने का कार्य करते हैं। इसके साथ ही मछलियां, पक्षियों, मेंढकों, छछूंदरों, छिपकलियों, छोटे सांपों, कंजरों के द्वारा भोजन के रूप में भी ग्रहण किया जाता है। मछलियां, पक्षियां, मेंढक इनको भोजन के रूप में खाते हैं, जिससे प्रकृति का पारिस्थितिक संतुलन बना रहता है। जिससे क्या होता है, इनकी संख्या में कमी भी होती रहती है, जिससे इनकी संख्या ज़्यादा बढ़ती नहीं और पारिस्थितिक संतुलन बना रहता है। सबसे महत्वपूर्ण है केंचुए का, वो है जैविक खाद के निर्माण में। ठीक है, खाद का निर्माण होता है। केंचुए को किसान का मित्र कहा जाता है, मैंने बताया आपको, क्योंकि ये मिट्टी को उपजाऊ बनता है। केंचुए के उपलब्ध उदर में यानी इनके पेट में जो उपलब्ध पाचक रसों के कारण कार्बनिक व मृदा खनिज पदार्थ पौधों के लिए उपलब्ध रूपों में परिवर्तित हो जाते हैं। यानी मिट्टी के अंदर जो कार्बनिक और खनिज पदार्थ होते हैं, जो जटिल यौगिकों में होते हैं, केंचुए इनको तोड़कर क्या करते हैं, अपशिष्ट पदार्थ के रूप में बाहर निकालते हैं। जब ये बाहर निकलते हैं तो वही जटिल पदार्थ किस में बदल जाते हैं, सरल पदार्थों में, और फिर आराम से पौधे उसको ग्रहण कर सकते हैं। वर्तमान में देखें, कार्बनिक पदार्थों के ढेर में कृत्रिम रूप से टिट्रीवोरस जियोफेगस प्रजाति के केंचुए को पार कर उनसे कर्मी कास्टिंग अर्थात केंचुए से खाद प्राप्त करने की जाने वाली प्रक्रिया को वर्मी कल्चर कहा जाता है। और वर्मी कल्चर का चलन दिनों दिन इसके महत्व को देखते हुए बढ़ता जाता है। ठीक है, यानी कार्बनिक पदार्थों का जो ढेर होता है, अपशिष्ट पदार्थ हमारे जो भी हैं, गाय भैंस का जो गोबर है, ठीक है, अन्य जो अपशिष्ट पदार्थ है, सब्जियों के छिलके हैं, उनका जो ढेर लगा होता है, उसमें केंचुए कृत्रिम रूप से छोड़े जाते हैं। और केंचुए की कौन सी प्रजातियां काम में ली जाती है, टिट्रीवोरस व जियोफेगस। ठीक है, ये खाती है फिर वापस निकालती है अपशिष्ट पदार्थ के रूप में, जो गोलियों के रूप में निकालता है, वो क्या होता है, वो एक खाद के रूप में होता है, खाद के रूप में उपयोग करते हैं। और ये प्रक्रिया क्या कहलाती है, केंचुए से खाद प्राप्त करने की जो प्रक्रिया होती है उसे वर्मी कल्चर कहते हैं। इंपॉर्टेंट है, 1 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, कि वर्मी कल्चर किसे कहते हैं। और इसका चलन और इसका उपयोग देखते हुए, इसकी गुणवत्ता देखते हुए, इसका उपयोग बढ़ता ही जा रहा है दिनों दिन। कंपोस्ट खाद की तुलना में केंचुए की खाद को श्रेष्ठ माना गया है। इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये पैराग्राफ इंपॉर्टेंट है, 2 नंबर का क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि भाई कंपोस्ट खाद की तुलना में केंचुए द्वारा बनाई गई वर्मी कंपोस्टिंग खाद को क्यों बेस्ट माना गया है, श्रेष्ठ माना गया है। ये सवाल सीधा सीधा पूछा जा सकता है, तो इसको इंपॉर्टेंट करके आप देखना कि कंपोस्ट खाद की तुलना में केंचुए की खाद को श्रेष्ठ माना गया है। क्यों माना गया है, क्योंकि कंपोस्ट खाद से जो केंचुए की खाद में नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास की प्रतिशत मात्रा अधिक होती है। जो कंपोस्ट खाद होती है उसकी तुलना में जो केंचुए द्वारा बनाई गई खाद होती है ना, उसमें नाइट्रोजन की मात्रा, फास्फोरस की मात्रा, पोटास की, पोटेशियम की मात्रा अधिक होती है। और नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास के बारे में मैंने आपको बताया, ये क्रांतिक तत्व हैं, इंपॉर्टेंट, सबसे इंपॉर्टेंट तत्व होते हैं पोषक तत्वों के रूप में। इसकी पाचन क्रिया द्वारा देखिए, कार्बन का कार्बन डाइऑक्साइड तथा नाइट्रोजन के जटिल यौगिक सरल यौगिकों के रूप में बदल जाते हैं। कार्बन कार्बन डाइऑक्साइड में बदल जाता है और नाइट्रोजन के जो जटिल
हार्ड यौगिक होते हैं, जटिल यौगिक वो क्या बन जाते हैं, सरल यौगिकों में बदल जाते हैं, जिसके कारण मृदा में जो कार्बन और नाइट्रोजन का अनुपात कम हो जाने से पौधों की जड़ें आसानी से इन तत्वों को ग्रहण कर लेती हैं। जिससे क्या होता है, मिट्टी के अंदर कार्बन और नाइट्रोजन का अनुपात कम हो जाता है और क्या होता है, फिर पौधे इनको आसानी से ग्रहण कर लेते हैं। मृदा को सुधारने में भी इनका काम में लिया जाता है। केंचुए भोजन की तलाश में मृदा में बिल बना देते हैं, जिससे मृदा में वायु संचार अथवा रंध्रावकाश बढ़ जाता है, जिससे मृदा की जल निकास व जल धारण क्षमता बढ़ जाती है। मृदा के सुधार में भी इसको काम में लिया जाता है, क्योंकि ये अब मृदा के खोज में यानी अपने भोजन की तलाश में क्या करते हैं, मिट्टी में कई सारे छेद कर देते हैं, जिससे उनके अंदर ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, वायु का जो संचार होता है वो बना रहता है। और इसी छेद के कारण मिट्टी भुरभुरी हो जाती है, जिससे जल निकास, जल का धारण क्षमता बढ़ जाती है। ठीक है, हानियां क्या है, ये लाभ तो हो गए, अब इसकी हानियां भी है कुछ। तो इनके द्वारा मृदा में रंध्रावकाश बढ़ने से मृदा जल की निस्पंदन द्वारा हानि होने के साथ साथ भूमि ज़्यादा ढालू हो जाने से मृदा कटाव भी बढ़ जाता है। अब इनके द्वारा जो बिल बनाए जाते हैं वो क्या करते हैं, वायु संचार बढ़ाते हैं, जल निकास और जल धारण की क्षमता भी बढ़ाते हैं। लेकिन अगर ये बिल बहुत ज़्यादा संख्या में हो जाएं तो क्या होता है कि इससे जल की हानि भी होती है, वो ज़मीन के अंदर चले जाती है पानी पूरा। ठीक है, पानी ज़मीन के अंदर ज़्यादा अंदर तक चला जाता है, जहाँ पौधे की जड़ें नहीं पहुँच पाती, तो वो पानी हमारे लिए वेस्टेज हो जाता है, पौधे के लिए वेस्टेज हो जाता है। केंचुए कुछ परजीवियों के संचरण में भी मध्यम परपोषी भी होते हैं, जैसे फीताकृमि, चूजों का टेपवर्म, सिंगेमस, सूअरों की फुफ्फुसों का निमेटोड। तो केंचुए जो होते हैं कुछ परजीवियों के संचरण के मध्य परपोषी होते हैं, यानी कुछ हानिकारक जीवों को संचरण का माध्यम भी होते हैं। इन पर ये हानिकारक जीव, जंतु, बैक्टीरिया, वायरस क्या होते हैं, इन पर रहकर एक स्थान से दूसरे स्थान तक, एक पौधे से दूसरे पौधे में गति करते हैं। देखिए, केंचुए की कुछ प्रजातियां पौधों के लिए नाशक जीव बन जाती है। केंचुए की जो कुछ प्रजातियां हैं वो पौधे के लिए नाशक जीव का काम करती हैं, पौधों को नष्ट करने का भी कार्य करती हैं। जैसे मालाबार में मालाबार या पेडिडिकोला और एफेनेस्कस और ओरिजिवोरस किस्म के केंचुए धान की जो जड़ों को हानि पहुंचाते हैं, ये धान की जड़ों को खा जाते हैं। ठीक है, नष्ट पहुंचाते हैं। इसी प्रकार पान की बेल की जड़ों को देखिए, कोयम्बटूर में फेरेटिमा एलानगेटा व दक्षिण भारत में अनामलाई की पहाड़ियों में इलायची के पौधों के तनों को पेरियानिक्स की जाति बहुत ही नुकसान पहुंचाती हैं। ठीक है, पान की जड़ों को दक्षिण भारत में अनामलाई की जो पहाड़ियाँ होती हैं, वहाँ इलायची के जो पौधे उगाए जाते हैं, उनकी जड़ों को तनों को नष्ट करते हैं। तो ये केंचुआ था, केंचुए का महत्व भी देखा, हानि भी देखा। सवाल देखिए, सवाल 2-3 बन सकते हैं। केंचुए की पाचन तंत्र का चित्र बनाकर उसका संरचना समझाइए, या फिर उसकी कार्य प्रणाली समझाइए। संरचना एवं कार्य प्रणाली 6 नंबर का सवाल दोनों पूछे जा सकता है चित्र के साथ। कृषि में महत्व क्या है, ठीक है, लाभ एवं हानि बता दीजिए। कृषि के खेती में लाभ एवं हानि क्या है, ठीक है, वो भी अपन। तो ये था हमारा 10वां लेसन। उम्मीद करता हूँ कि जो भी अपन ने आज पढ़ा वो आपको समझ में आया होगा। मिलते हैं अपन अगली क्लास में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, थैंक यू।